नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। हिमाचल प्रदेश में आज 68 विधानसभा क्षेत्रों के लिए चुनाव हो रहे हैं। सीएम जयराम ठाकुर समेत कई बड़े नेताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग भी किया है। तो इसी बीच केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि हाल ही में कई राज्यों में हमारी सरकार दोबारा बनी है, इसीलिए इस बार भी हिमाचल और गुजरात में भी ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि सुशासन, विकास और जन कल्याण के लिए कई काम हुए हैं। विकास और जन कल्याण, यही है हमारी पहचान। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, गोवा सब में फिर हमारी सरकारें बनी, तो अब की बार भी बनेगी। हिमाचल प्रदेश और गुजरात में भी होगा, क्योंकि सुशासन, विकास और जन कल्याण के बहुत काम हुए हैं। सुशासन, विकास और जन कल्याण। तो वहीं हिमाचल में 68 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी है। तो वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने परिवार संघ बिलासपुर के पोलिंग बूथ पर मतदान किया है। तो परिवार संघ बिलासपुर पहुंचे हैं, पोलिंग बूथ पर उन्होंने अपना मतदान किया है, मतदान का प्रयोग किया है, तो वोट का प्रयोग किया गया है। तो तस्वीरें आपको सीधे बिलासपुर से दिखा रहे हैं, जहां पर परिवार के साथ पहुंचे हैं जेपी नड्डा, वोट देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आज 68 सीटों पर मतदान होना है। तो वहीं पर सभी दिग्गज नेता पहुंच रहे हैं, सभी बड़े चेहरे मतदान के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं पर इसी बीच जेपी नड्डा भी दिखाई दिए, अपने परिवार संग पहुंचे हैं बिलासपुर के पोलिंग बूथ पर, जहां पर उन्होंने मतदान किया है। वहीं आपको बता दें, इससे पहले वो मंदिर पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने माथा टेका, भगवान का आशीर्वाद दिया, उसके बाद वो मतदान करने के लिए पहुंचे। तो बिलासपुर की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर बिलासपुर में परिवार के साथ वो पोलिंग बूथ पर पहुंचे थे मतदान करने के लिए। तो वहीं हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की 68 सीटों के लिए मतदान शुरू हो गया है। तो राज्य में कुल मिलाकर 7,884 मतदान केंद्रों पर शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। तो वहीं हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने वोटिंग के बाद क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। कांग्रेस पार्टी जिन्होंने सदा विकास किया है, आने वाले समय में भी कांग्रेस पार्टी ही हिमाचल प्रदेश का विकास आगे बढ़ा सकती है। देखिए, दैट वी विल सी, लेट अस फॉर्म द गवर्नमेंट, वंस द गवर्नमेंट इज फॉर्म देन वी विल सी हाउ टू टैकल द मैटर। नाम पर तो हिमाचल में राज बदलेगा या फिर रिवाज, यही सवाल सबके जहन में चल रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है, बीजेपी की तरफ से लगातार ये दावा किया जा रहा है कि इस बार भी बीजेपी की सरकार ही बनेगी, लेकिन कांग्रेस दूसरी तरफ ये दावा कर रही है कि इस बार कांग्रेस की सरकार आएगी, क्योंकि मुद्दे कई उठाए गए हैं। प्रचार के दौरान भी कांग्रेस काफी ज्यादा सक्रिय नजर आई, 130 रैलियां निकाली गई कांग्रेस की तरफ से। वहीं पर अगर बीजेपी की बात की जाए तो 250 के करीब रैलियां उनकी तरफ से निकाली गई थी, जनसभाओं को संबोधित किया गया था, कई नेशनल इश्यूज इस दौरान उठाए गए थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कांग्रेस भी यही पूछ रही है कि आखिर क्या सिर्फ नेशनल इशू उठाने से स्थानीय जो इश्यूज है उसको कवर अप किया जा रहा है, क्या उन्हें ढकने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि स्थानीय लोगों की जो समस्याएं हैं वह ज्यों की त्यों ही बनी हुई है। वहीं पर कई समस्याओं का उन्होंने हवाला देते हुए यही लोगों से अपील की है कि वोट देने जाए, इन सभी मुद्दों को अपने जहन में रखें, उसके बाद ही वोट करें। तो कांग्रेस का लगातार यही कहना है कि इस बार कांग्रेस की सरकार आएगी। वहीं पर अगर 1985 की बात कर ली जाए, 1985 के बाद की बात कर ली जाए, तो लगातार 5 सालों में हमेशा सत्ता में परिवर्तन होता आया है। कई पहले कांग्रेस की सरकार, फिर बीजेपी की सरकार, यानी कि अगर टक्कर देखी जाए तो कांटे की टक्कर अक्सर ही बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही दिखाई देती है। लेकिन इस बार कहा जा रहा है त्रिकोणीय मुकाबला भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि इस बार आम आदमी पार्टी भी मैदाने जंग में कूद पड़ी है और साफ तौर पर कह रही है कि इस बार हमें वोट किया जाए, क्योंकि इस बार जो है केजरीवाल, सीएम केजरीवाल भी काफी ज्यादा सक्रिय नजर आए थे और कई स्थानीय मुद्दों को उठाया गया था और कहा गया था कि 5 साल में, इस बार 5 साल सिर्फ मुझे दे दीजिए, और अगर 5 साल में वो नहीं कर दिखाया जो अन्य पार्टियों ने नहीं किया है, तो उसके बाद आप खुद ये जो है ये इस परिवर्तन को कर लीजिएगा, मेरी सरकार नहीं लाइएगा। तो इस तरह के वादे लगातार जनता से किए जा रहे हैं। लेकिन जनता जो है, जनता है क्योंकि पब्लिक है, सब जानती है अब जनता क्या रुख करती है, क्योंकि मतदान शुरू हो गए हैं। सुबह 8 बजे से मतदान
केंद्रों के बाहर लंबी कतारें देखने को मिल रही है, लगातार लोग जो है मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि लगातार चुनाव आयोग की तरफ से भी यही अपील की जा रही है और अन्य लोगों की तरफ से भी यही अपील की जा रही है कि मतदान का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें अपने। तो मतदाताओं को यही अपील की जा रही है कि मतदान केंद्रों पर पहुंचे और अपनी फेवरेट पार्टी, जो उनकी फेवरेट पार्टी है, उनको वोट करें। तो सुबह से ही मतदान शुरू हो गया, 68 सीटों पर मतदान शुरू हो गया है। तो लगातार अपील भी की जा रही है कि मतदान ज्यादा से ज्यादा किए जाए। वहीं पर चुनाव आयोग से लेकर खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा वोट दिए जाए। लेकिन पब्लिक है, सब जानती है पब्लिक का क्या रुख रहने वाला है, क्योंकि बीजेपी एक तरफ ये दावा कर रही है कि उनकी सरकार बनेगी, दोबारा से उनकी सरकार आएगी, रिवाज टूटेगा, इतिहास बनेगा। लगातार बीजेपी की तरफ से यही दावा किया जा रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस ये दावा कर रही है कि उनकी सरकार इस बार आएगी, क्योंकि 5 सालों में हमेशा से ही देखा जाए, अगर 1990 की बात की जाए या फिर अक्सर ही यही हुआ है, हर 5 सालों में सत्ता परिवर्तित हुआ है। तो इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए, ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ गेस्ट जुड़ गए हैं। हमारे साथ योगेश सोनी जी जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं हमारे साथ। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। अर्जुन खजूरिया जी भी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, और साथ ही हमारी जो है सहयोगी आकांक्षा भी हमारे साथ जुड़ गई है। तो सर सबसे पहले योगेश सोनी जी आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि लगातार बीजेपी यही बात कह रही है, इसी बात को दोहरा रही है कि इस बार इतिहास बनेगा, सत्ता परिवर्तित नहीं होगी और इस बार इतिहास रचाकर ही रहेंगे। देखिए, ऐसा है कि मामला ये है कि कांग्रेस को जिस ऊर्जा के साथ चुनाव लड़ना था वो उस ऊर्जा नजर नहीं आ रही है। राहुल गांधी की जो सक्रियता नहीं रही भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, इसका भी फायदा निश्चित तौर पे बीजेपी को मिलेगा। और बात जब आ जाती है, आपने जैसा कहा कि भी त्रिकोणीय मुकाबला, देखिए अभी आम आदमी पार्टी की स्थिति उतनी मजबूती के साथ वहां प्रदर्शित नहीं हुई है। उन्होंने उस तरीके से उनका शक्ति प्रदर्शन देखने को नहीं मिला कि वो लोकल लैंग्वेज में, लोकल भाषा में उनसे बात करके कुछ वो करते। और देखिए, जब जो कोई मौजूदा सरकार होती है, हालांकि कुछ स्टेट्स का टोटका हमेशा ऐसा रहता है कि एक बार सरकार उनकी, एक बार सरकार उनकी, हम राजस्थान में देखते हैं, यहाँ देखते हैं, लेकिन शायद इस मिथा को भी अब तोड़ दिया गया है। उत्तर प्रदेश में अगर हमने देखा कि नोएडा मुख्यमंत्री अगर नहीं कोई जाता था तो वो सरकार नहीं बना पाता था, ये मिथा, ये टोटके, ये अब इन चीजों से बाहर चीजें आ गई हैं। और आज हम जिस पटल पे, जिस दिन पे बैठे हुए हैं, यहाँ पर ये कहना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि कोई पिछली सरकार कम बैक करे। बाकी परिस्थितियों का कुछ नहीं पता, क्योंकि मैं इसका एक छोटा सा उदाहरण आपको बताता हूँ। आपके घर में 4 वोटर्स हैं, तो पहले एक ऐसा होता था कि एक मोहल्ला, एक गली, एक परिवार एक ही पार्टी को वोट दिया करता था। लेकिन अगर आपके घर में 4 लोग हैं तो आप उनको भी काउंसिल नहीं कर सकते कि आप इनको वोट दें, इनको वोट दें, इनको वोट दें या इनको वोट दें। कहने का शुद्ध तात्पर्य ये है कि कब कौन लास्ट समय पे क्या मैजिक करेगा कुछ नहीं पता। और देखिए, पिछले दशक भर में राजनीति का जो स्वरूप रहा है वो कोई तयशुदा नहीं रहा है। कब कहां क्या बदल जाए ये नहीं पता चल पाता। लेकिन अगर हम ऑल ओवर आकलन करें सर्वे के अनुसार, बातचीत के आधार पे, तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पे मजबूत स्थिति में, पिछली बार 44 सीट पाके जिस तरीके से उन्होंने परचम लहराया था, तो ऐसा नहीं कह सकते कि वो कि कहीं इस तरीके से बैकफुट पे या कहीं पर है, मजबूत स्थिति में ये है। बाकी आज जैसा मैंने पहले भी कहा कि राजनीति की क्या आज की डेट में परिभाषा है वो एकदम बतानी थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है। और वही सब कारण है कि कब कहाँ क्या हो जाए। अगर थर्ड फ्रंट के रूप में या मुख्य रूप में अरविंद केजरीवाल अपने आप को स्थापित करते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी के साथ एक अच्छी बात यह है कि उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। जो सबसे बेहतरीन बात उनके लिए ये है, वो जहां जाएंगे वहां पाएंगे। तो वहां पर उनके लिए तो ये समझिए कि कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिससे वो निराश या नाराज हो, क्योंकि उनका तो कोई अस्तित्व था ही नहीं राजनीति में इन राज्यों में, लेकिन वो बना रहे हैं। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से वोट ऑफ प्रतिशत में इनकी कुछ पिछले चुनावों में रही है, तो थोड़ा बहुत ये फाइट दे सकते हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं। जी अर्जुन जी, आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि लगातार बीजेपी राष्ट्रीय मुद्दों को उठा रही है। लगातार प्रचार के दौरान भी अगर जितने भी स्टार प्रचारक वहां पर पहुंचे थे, दिग्गज नेता वहां पर पहुंचे थे, सभी लोग जो है नेशनल इश्यूज को उठा रहे हैं, लेकिन स्थानीय मुद्दों को किसी ने भी उठाया नहीं उस दौरान। पिछले 1.5 महीने से मैंने पहले भी जैसे आपके चैनल पर बताया, मैं लगातार गुजरात में बना हुआ हूं और
यहाँ पर देख रहा हूँ कि क्या समीकरण है, लोग किन मुद्दों पर बात कर रहे हैं, किन मुद्दों पर वोट दे रहे हैं। तो जैसे सिचुएशन हिमाचल प्रदेश में वैसे ही गुजरात में है। राष्ट्रीय मुद्दे इस बार काफी ज्यादा अहम दिखाई दे रहे हैं लोगों के मन में, क्योंकि जब मैं लोगों से जाके बात करता हूँ तो लोगों का एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन आता है कि अब तक हम सुनते थे कि 370 जो है कब टूटेगा, नहीं टूटेगा, बीजेपी का सिर्फ जुमला है, लेकिन वो आखिरकार इन्होंने करके बताया। तो वो राष्ट्रीय मुद्दे अहम है। जब हम बात करते हैं गुजरात स्टेट में इलेक्शन की, तो लोग बात करते हैं कि आज देखिए दुनिया भर में भारत का कद कितना ज्यादा ऊंचा हो रहा है। तो बेशक ये एक स्टेट इलेक्शन है, असेंबली इलेक्शन है, लेकिन इसके साथ ये भी महत्वपूर्ण है कि केंद्र में किसकी सरकार है। क्योंकि हमेशा से आप जब देखेंगे केंद्र में और राज्य में अगर एक ही सरकार रहती है तो काफी सारी चीजें जो है वो सरल हो जाती हैं। काफी सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे योजनाएं हो, वो लोगों तक पहुंचना काफी ज्यादा सरल हो जाता है। क्योंकि आपको बता दूं, मैं बेसिकली हूँ जम्मू कश्मीर से। तो पहले वहां पर ऐसा था 370 के समय में कि कोई योजना बनती थी केंद्र में तो वो हमारे तक पहुंच नहीं पाती थी, लोगों तक पहुंच नहीं पाती थी। इसलिए लोग कहीं ना कहीं ये भी चाहते हैं कि राज्य में और केंद्र में जो है एक सरकार रहे। दूसरा इसके बाद पहलू ये आता है कि कांग्रेस पार्टी जो मुख्य विपक्षी दल के तौर पर पिछली बार थी, कांग्रेस पार्टी के पास एक मौका था, क्योंकि हमेशा से हिमाचल अपना इतिहास ये दोहराता आया है कि हर 5 साल में बदलाव होता है वहां पर सरकार का। लेकिन कांग्रेस पता नहीं क्यों इस बार ऐसा क्या हुआ कांग्रेस को कि उनकी जो सेंट्रल लीडरशिप है, बदलाव हुआ, उनके चुनाव हुआ, नए अध्यक्ष बनाए गए, फिर भी वो वहां पर जाने से बचाव किया उन लोगों ने। राहुल गांधी भी नहीं पहुंचे। लास्ट के 2 दिन प्रियंका गांधी गई, लेकिन आप देखो उसी की तुलना में अगर आप भारतीय जनता पार्टी को देखो तो वो जहां पर भी चुनाव होता है वो काफी पहले से ही अपनी तैयारियां शुरू कर देते हैं, चाहे वो स्टार कैंपेनर हो, चाहे वो स्टेट यूनिट हो, उनको लगा देते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात, बीजेपी ने सबसे बड़ा जो मास्टर स्ट्रोक खेला, जो मैंने पहले भी बताया, जो आम आदमी पार्टी की यूनिट्स बनी वहां पर, उनको तो अपने साथ करिए तो त्रिकोणीय मुकाबले की वहां पर कोई बात ही नहीं रहेगी। और मैं बिल्कुल इनसे सहमत हूं कि हाँ, उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वोट परसेंटेज वो लेकर के जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर मुख्य विपक्षी रह जाते हैं कांग्रेस और मेन पार्टी रह जाती है बीजेपी। जितने भी ओपिनियन पोल सामने आ रहे हैं उन सब में बीजेपी की ही सरकार वहां पर बनती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि ओपीएस जो ओल्ड पेंशन स्कीम है वो एक अहम मुद्दा है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से उस मुद्दे को भुना सकती थी, लोगों तक जा सकती थी, लोगों के मन में विश्वास बना सकती थी, वो विश्वास बनाने में विफल रही है। क्योंकि लोग ये भी देखते हैं, जो भी मुद्दा है, कि आखिरकार जिसकी सत्ता है क्या वो कैपेबल है हमारे इन मुद्दों को पूरा करने के लिए। क्या वो जो मुद्दे हैं आने वाले समय में सरकार बनाने के बाद पूरे होंगे या फिर सिर्फ चुनाव में दिखेंगे उसके बाद गायब हो जाएंगे, जैसे कि गुजरात में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर कई सारे लोगों से जब मैंने बातचीत की, आम जनता से बातचीत की, तो उनका यही कहना है कि अभी पिछले 4 महीने से अरविंद केजरीवाल इतना यहाँ पर दौरा कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी इतनी सक्रिय हो चुकी है। 2017 में इन्होंने कुछ सीटों पर चुनाव लड़ा था और सब सीटों पर जमानत जब्त हुई थी। अगर आपको प्रयास करना था, आप 5 साल हमारे बीच रहते, 5 साल हम लोगों से बातचीत रखते, लेकिन आप 5 साल बिल्कुल गैप रहे और जैसे ही चुनाव आया तो आप आगे और आप आकर के लोगों से बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। जैसे कि उन्होंने हिमाचल प्रदेश में भी कहा कि आप हमारी सरकार बना दीजिए, हमें 5 साल के लिए मौका दे दीजिए। सेम चीज वो गुजरात में भी जो है कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोग कहीं ना कहीं यहाँ पर भी वही फैक्टर काम कर रहा है जो हिमाचल प्रदेश के, कि 2 मेन पार्टी हैं, बीजेपी और कांग्रेस, उन्हीं के बीच में वो फाइट देखना चाहते हैं और जो परिणाम होंगे वो भी ऐसे ही दिखाई देंगे। और आम आदमी पार्टी जो भी इतना दिखाई दे रही है गुजरात के अंदर, वो परिणाम 8 दिसंबर को कुछ और ही देखने जी। अर्जुन जी, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। आकांक्षा हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई है। आकांक्षा, अभी तक काफी दिग्गज नेता जो है वोट डालने के लिए पहुंचे हैं, कौन कौन अभी तक पहुंच चुके हैं और किन किन लोगों की अभी बात कही जा रही है कि मतदान करने के लिए पहुंच सकते हैं? देखिए बबीता, हिमाचल प्रदेश में लगातार सुबह से ही वोटिंग जारी है और कई दिग्गज वोट डालने के लिए पहुंच चुके हैं। अभी हमने तो कुछ देर पहले तस्वीर देखी थी जिसमें हमने देखा था कि जेपी नड्डा अपने पूरे परिवार के साथ सबसे पहले मंदिर में गए, पूजा अर्चना उन्होंने की, उसके बाद उन्होंने वोट डाला। सीएम जयराम ठाकुर ने भी अपने परिवार के साथ जाकर वोट डाला, उन्होंने भी वोट डालने से पहले पूजा अर्चना की और इस दौरान उन्होंने यही भगवान से अर्चना की, यही उन्होंने कामना की कि हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की सरकार बने। देखिए बबीता, क्योंकि 5 साल वाला जो यहाँ पर फैक्टर है कि 5 साल बाद सरकार रिपीट नहीं करते हैं, यहाँ के लोग, दोबारा चेंज यहाँ पर होता है, परिवर्तन यहाँ पर लगातार होता है। इसी को लेकर ये बीजेपी को भी बहुत अच्छे से पता है, बीजेपी भी बहुत अच्छे से जानती है इस फैक्टर को और इसको तोड़ने के लिए जनता के बीच बीजेपी लगातार बनी रही है। कई दिग्गजों ने वोट डाला है, अनुराग ठाकुर वोट डाल चुके हैं और साथ ही साथ आपको बता दें कि जो वोटिंग परसेंटेज अभी तक का देखें तो बहुत बेहतर वहां पर दिखाई दे रहा है। युवा काफी ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं, युवा बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं और क्योंकि देखिए हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो ठंड का मौसम है और वहां पर मतदाता मतदान करने के लिए पहुंच रहे। जेपी नड्डा की अभी हमें तस्वीर दिखाए थे, वो भी मतदान करने के लिए पहुंचे थे। इससे पहले वो पूजा अर्चना करते हुए नजर आए थे, माथा टेकते हुए नजर आए थे और इसी बीच आपको सुनाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं जेपी नड्डा।
प्रजातंत्र के दृष्टि से देखा जाए तो आज का दिन एक त्योहार का दिन होता है, जिस दिन जनता अपने मतों का प्रयोग करती है और आने वाले के लिए अपने हित को ध्यान में रखते हुए वह सरकार का चुनाव करती है। और मैं भी एक मतदाता हूँ। मेरा ये गृह जिला है और मेरा ये गृह गांव गृह पंचायत है। तो मुझे अपने गांव के प्राइमरी स्कूल में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और वहां मत का प्रयोग करने का मुझे परिवार के साथ प्रयोग करने का मौका मिला। तो परिवार के साथ मतदान केंद्र पहुंचे थे मतदान करने के लिए। तो सर आपसे जानना चाहेंगे योगेश जी, क्योंकि बीजेपी काफी ज्यादा इस बार दावे कर रही है, काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है, कह रही है कि इस बार हम ही जीतेंगे। क्या लगता है कि कांग्रेस की सरकार आ सकती है? क्योंकि स्थानीय मुद्दों को उठाया जा रहा है, पुरानी पेंशन बहाली की, क्योंकि काफी समय से मांग चल रही थी। कहा जा रहा है ये मुद्दा कहीं ना कहीं बीजेपी को बैकफुट पर लाकर खड़ा कर सकता है। योगेश जी, आपने बिल्कुल सही कही। देखिए ये बात हमें होगी कि निश्चित तौर पे कांग्रेस आ सकती है, लेकिन कांग्रेस चुनाव लड़े तो सही, क्योंकि बीते उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब जैसे तमाम ऐसे राज्यों में जब चुनाव हुए और उसमें हमें जो कांग्रेस की स्थिति दिखी, बेटी हो बेटी बचाओ, बेटी लड़ सकती है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तमाम ऐसे मुद्दों के साथ जिस हुंकार के साथ प्रियंका गांधी उतरी थी, तो इस बार ऐसा लग रहा था कि हाँ इस बार फाइट अच्छी लड़ सकती है कांग्रेस। लेकिन ऐसा कुछ दिखा नहीं, लोगों ने स्वीकार नहीं करा। ये आपके हमारे कहने से सोचने से नहीं हो सकता है। जब आप लड़ेंगे नहीं तो आप जीतेंगे कैसे? तो कहने का मेरा अर्थ लड़ने से यहाँ पर यह है कि जिस आधार पर आपकी सक्रियता दिखती है, जो आपकी चीजें हैं, मुद्दे हैं, उस पर कोई चर्चा नहीं है, कहीं आप दिख नहीं रहे, थोड़ी सी ढोल नताशा बजा के आप सोचे हम जीत जाएंगे। जैसे मेरे साथी मित्र ने बताया कि आम आदमी पार्टी बाकी समय पे नजर नहीं आती, उसके बाद ढोल नगाड़ा बजा के अगर वो अपनी उपस्थिति दर्ज करा तो जनता इतनी जल्दी स्वीकार नहीं करती। देखिए एक राइजिंग पार्टी है, निश्चित तौर पे ये बीजेपी एक राइजिंग पार्टी है, और उसके बाद और इधर विपरीत इसके 2 स्टेट में गवर्नमेंट बनाने के बाद आम आदमी पार्टी के अंदर भी ऊर्जा है। लेकिन इसके बीच कहीं कांग्रेस मुझे नजर नहीं आती है, क्योंकि हमने जब कांग्रेस तमाम पिछले 12-14 साल में जितने भी चुनाव कवर करे, और अंत में तो ये था कि जब इनके वोट उस पर कोई जाता था तो ये कहते थे हम तो जीत ही नहीं रहा, अब इससे अच्छा। लेकिन योगेश जी कहते हैं कि उपचुनाव जो है आगे का भविष्य तय करते हैं आने वाले चुनावों का। अगर सोलन की सीट की बात कर ली जाए, अर्की की बात कर ली जाए विधानसभा सीट की, तो वो जो है कांग्रेस के खाते में गई थी और बताया जा रहा था बीजेपी उसे आसानी से जीत सकती थी, लेकिन अंतःकलह इसका सबसे बड़ा कारण बना था। और अभी भी देखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी टिकट देती आई है, जो कई लोग जो है इससे काफी कार्यकर्ता उनसे काफी नाराजगी भी अपनी जता चुके हैं, बयां कर चुके हैं, और इस बार भी कहा जा रहा है अंतःकलह काफी ज्यादा है। क्या लगता है बीजेपी को इससे काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है? इसका मैं आपको उत्तर देता हूं। देखिए जब कहीं पार्टी में एक ही विधानसभा पे 6 दावेदार होते हैं मजबूत, 6 में से वो रह जाते हैं 4 में से रह जाते हैं 2, तो ये स्थिति तो हम दिल्ली में जो निगम चुनाव होने वाले हैं उसमें भी देख रहे हैं। जो लोग बहुत मेहनत से उससे लगे हुए थे, लेकिन टिकट एक है, सीट एक है। अगर आप एक ही सीट पर लड़ेंगे, भिड़ेंगे या वो करेंगे, निश्चित तौर पे कोई निराश होगा तो कोई खुश होगा। ये पार्टी की संवैधानिक बात होती है, उसको वो कैसे समझाते हैं, उसको कैसे मनाते हैं, और ये जो आंतरिक कलह ये हर पार्टी में होती है। और आप पिछले इतिहास उठा के देख लो, कोई विधानसभा, कोई छोटा इलेक्शन, कोई बड़ा इलेक्शन आप उठा के देख लो, तो आपको हर विधानसभा, हर छोटे क्षेत्र में, हर या बड़े चुनावों में या सांसद के MP के चुनाव में ये आपको देखने को मिलेगी। लेकिन इस बात का इतना प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, कुछ वोटों प्रतिशत नकारात्मकता की और सामने वाला जो नाराज होता है वो बदल सकता है, लेकिन शायद मुझे लगता है कि बीजेपी उस चीज को सार्थक करके आगे बढ़ा सकती है। तो मैं नहीं मानता कि ये चीज इतनी जो है उसके ऊपर हावी होगी, प्रभावित करेगी, क्योंकि ऐसा होता है कि कोई खुश कोई नाराज, ये तो चलता ही रहता है। लेकिन अर्जुन जी आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से मैंने पुरानी पेंशन बहाली की बात की है, पुरानी पेंशन बड़ा मुद्दा बनाया गया है, विपक्षी भी इसे लगातार भुनाने की कोशिश कर रहे थे। क्या लगता है बीजेपी को नुकसान हो सकता है? क्योंकि इस बार भी जब प्रचार हुआ है सिर्फ नेशनल इश्यूज उठाए गए हैं, लेकिन किसी ने भी पुरानी पेंशन को लेकर बात ही नहीं की। कॉमन सिविल कोड तक की बात कह डाली, लेकिन पुरानी पेंशन को लेकर किसी ने भी अपने पत्ते नहीं खोले थे। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर ये नुकसान तब हो सकता था जब मैंने पहले भी कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे को जब दिखाई दे रहा था कि जनता के बीच में मुद्दा काफी ज्यादा अहम हो चुका है, लगभग 2.25 लाख लोगों पर सीधा जो है कर्मचारियों पर इसका असर पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद कर्मचारी तो काफी समय से विरोध कर रहे हैं।
वही लेकिन कांग्रेस पार्टी के पास ये एक अहम मुद्दा था, वो इसको बुना सकते थे, उन लोगों से बात कर सकते थे, लेकिन कांग्रेस ने जैसे ही चुनाव छोड़ ही दिया, जैसे गुजरात के अंदर उन्होंने चुनाव छोड़ दिया, वैसे ही वहां पर छोड़ दिया। वो मात्र एक औपचारिकता थी कि आखिरी के 2 दिन उन्होंने प्रियंका गांधी वाड्रा को वहां पर भेजा है। वहीं बीजेपी के लिए भी एक बड़ी चुनौती है कि लगातार ये ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के जो है लोग विरोध कर रहे हैं, तो क्या उन्होंने भी जो है भरोसा जताया है, क्या अगर सरकार बनती है, जैसा कि ओपिनियन पोल में दिखाया जा रहा है, अगर बीजेपी सत्ता में आती है, क्या इस जो है ओपीएस को जल्द से जल्द जो है इसको लागू किया जाएगा? क्या उन लोगों की डिमांड जो है पूरी की जाएगी? क्योंकि कुछ ही समय बाद आप देख सकते हैं कि अब लोकसभा के चुनाव भी आ रहे हैं, उसी को लेकर के कांग्रेस की तरफ से भारत जोड़ो यात्रा चलाई जा रही है। और उससे लोकसभा चुनाव से 1.5 साल पहले जो भी ये चुनाव होते हैं, चाहे गुजरात को, हिमाचल प्रदेश का हो, या फिर आने वाले समय में राजस्थान का चुनाव हो, उससे कहीं ना कहीं जनता का मूड समझ में आता है कि 2024 में आप कैसा मूड देख रहे हैं। तो वो भी एक बड़ी चुनौती होगी बीजेपी के लिए भी। लेकिन कहीं साफ तौर पर देखा जाए तो जो कांग्रेस की लीडरशिप है, उसमें जो इस समय जो वीकनेस दिखाई दे रही है, जो उसमें एक कैपेबिलिटी थोड़ी सी कमजोर दिखाई दे रही है, उसका कहीं ना कहीं फायदा बीजेपी को होगा। क्योंकि लोग आखिरकार आकर के, एक नाम है नरेंद्र मोदी, उनके नाम पर तो वोट दे ही देते हैं, कहते हैं कि एटलीस्ट सेंटर में कोई ना कोई तो है। तो ये मोदी फैक्टर भी जो है वो वहां काम करने वाला है, वो हमें हर जगह वो फैक्टर काम करते हुए दिखाई दे रहा है। जी, आकांक्षा भी हमारे साथ हमारी सहयोगी जुड़ी हुई है। आकांक्षा, क्योंकि कहा जा रहा है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में काफी कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है, कौन कौन सी वो हॉट सीट है जहां पर कांटे की टक्कर सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है? आकांक्षा, देखिए बबीता, 5 सीटों पर कांटे की टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। और इसी बीच आम आदमी पार्टी ने भी क्योंकि एंट्री कर ली है, तो ये कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी वोट काटने का काम करेगी। भले आम आदमी पार्टी को कोई नुकसान ना हो, भले आम आदमी पार्टी को कोई फायदा ना हो, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी के लिए वोट काट की राजनीति आम आदमी पार्टी की तरफ से हो सकती है। ऐसे में जो 5 सीटें हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है और वहां पर चुनावी समीकरण बदलता रहता है। और इसके अलावा आपको बता दें कि अर्की सीट जो है वो बहुत महत्वपूर्ण सीट में आती है, शिमला शहरी सीट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सीटों में आती है। ये तमाम जो सीटें हैं, इन सीटों पर समीकरण जो है वो बहुत महत्वपूर्ण बना रहता है। और इसके अलावा बबीता देखिए, 23 सीट ऐसी और भी है हिमाचल प्रदेश की। वैसे तो हिमाचल प्रदेश छोटा राज्य है, 68 सीटें हैं, लेकिन 23 सीटें हिमाचल प्रदेश में ऐसी है जो कि पूरा का पूरा चुनावी समीकरण बदलती रहती हैं। और उन 23 सीटों पर अगर रिकॉर्ड की बात करें तो 5 साल में लगातार जो रिकॉर्ड रहा है, उन 23 सीटों पर ऐसा ही रहा है कि 5 साल किसी और को और 5 साल किसी और को। सत्ता परिवर्तन का बड़ा कारण वो 23 सीटें रही हैं। तो ऐसे में हिमाचल प्रदेश को कम आंकना बिल्कुल भी सही नहीं है। हिमाचल प्रदेश की जो जनता है इस बार देखिए लगातार, क्योंकि कहीं पर भी चुनाव होता है तो जो तमाम राजनीतिक विशेषज्ञ होते हैं वो अपनी अपनी पूरी रणनीति के तहत पूरा उसका स्टडी करके बता देते हैं कि कौन इसमें आगे चल रहा है, कौन जीतने वाला है, क्या माहौल वहां पर बना हुआ है। लेकिन हिमाचल प्रदेश की बात करें तो इसमें इस बार हर कोई फेल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो वोटर्स हैं वो साइलेंट हैं। वोटर्स अपनी बिल्कुल भी चीज़ों को नहीं लोगों के सामने ला रहे हैं, जबकि जो नेता हैं वो शोर कर रहे हैं, वो अपने अपने मुद्दे जनता के बीच लेकर जा रहे हैं। पर जनता इस बार बहुत साइलेंट तरीके से वोट कर रही है। नए वोटर्स इसमें बहुत सारे जुड़े हुए हैं और जाहिर सी बात है बबीता, देखिए बहुत सारे मुद्दे हिमाचल प्रदेश के हैं जिनको लेकर अब वहाँ की जनता बहुत ज़्यादा सजग है। महिलाओं का मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है और बीजेपी ने ये मुद्दा हालांकि उठाया है। बीजेपी ने तमाम नेशनल मुद्दे उठाए हैं, महिलाओं का मुद्दा भी बीजेपी ने उठाया है। लेकिन देखिए कांग्रेस की तरफ से वहाँ के जो मूल मुद्दे हैं, जो राज्य के स्थानीय मुद्दे हैं, उनको उठाया गया है। और यहाँ पर एक बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी जो कि भारत जोड़ो यात्रा में लगातार 150 दिनों से यात्रा कर रहे हैं और अलग अलग राज्यों में पहुँच रहे हैं, वो हिमाचल चुनाव से दूर नजर आए हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं इस दौरान जो दूरी उन्होंने बनाई है चुनाव के दौरान, इसका कहीं ना कहीं खामियाजा कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है। और बीजेपी ने देखिए इससे पहले 2021 में जो उपचुनाव हुआ था उसमें बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ा था। बिल्कुल, मैं यही कह रही थी, क्योंकि 2021 के अगर उपचुनावों की बात कर ली जाए तो उपचुनावों में यही हुआ था। योगेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि उपचुनावों की जब बात कर ली जाती थी तो 4 सीटें बीजेपी को हारनी पड़ी थी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वही हिमाचल प्रदेश में मतदान जारी है, तो इस दौरान कई बड़े दिग्गजों ने घर से निकलकर पोलिंग बूथ जाकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। विकास और जन कल्याण, यही है हमारी पहचान। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, गोवा, सब में फिर हमारी सरकारें बनी, तो अब की बार भी बनेगी। हिमाचल प्रदेश और गुजरात में भी होगा, क्योंकि सुशासन, विकास और जन कल्याण के बहुत काम हुए हैं। नाम पर वोट दें। कांग्रेस पार्टी जिन्होंने सदा विकास किया है, आने वाले समय में भी कांग्रेस पार्टी ही हिमाचल प्रदेश का विकास आगे बढ़ा सकती है। देखिए, दैट वी विल सी। लेट अस फॉर्म द गवर्नमेंट
when the government is formed, then we'll see how to tackle the matter. कितनी भी व्यस्तताएं हैं, लेकिन उसके बावजूद आज मतदान करने के लिए जरूर जाएं, प्राथमिकता के आधार पर जाएं, ज्यादा से ज्यादा वोट डालें। तो सीएम मतदान करके आप देखिए, पूरा परिवार यहाँ पर मौजूद है। एक बार निशान दिखा दीजिए जो आप वोट करके आए। देखिए मेरे विधानसभा क्षेत्र में पिछली बार 86% हुआ था, 85 पॉइंट कुछ हुआ था। अब की बार भी वो उतना ही होगा। अब की बार रिकॉर्ड टूटेगा, निश्चित रूप से। तो चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। हिमाचल प्रदेश के चुनावों से जुड़ी पल पल की अपडेशन के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।